पहले दोस्तों बात करते हैं उत्तराखंड की एलटी प्रिपरेशन, जो यहाँ पर शिक्षण अभिरुचि यानी कि जो टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन की सीरीज चली हुई है, इसमें यहाँ पर 20 क्वेश्चन लेके आए हैं। आज पार्ट नंबर 12 है और 20 क्वेश्चन के आंसर आपको देने हैं। और इससे पहले पार्ट नहीं देखे तो 11 पार्ट आपको अपलोडेड मिल जाएंगे। 140 क्वेश्चन वहाँ पर हमने डिस्कस किए गए हैं। आज 241 से स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। और इन प्रश्नों की श्रृंखला आपको वहाँ पर मिल जाएगी, आप चेकआउट कर लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो में। सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर निम्न में से बताना है कि कौन व्यक्तिगत विभिन्नता का प्रकार नहीं है। तो नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो नहीं है आपको काफ़ी वो रहता है, तो आपको क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछे जाते हैं। तो व्यक्तिगत विभिन्नता बोल रखा है, तो व्यक्तिगत विभिन्नता में आपके कौन कौन से आ जाते हैं। ये आपका व्यक्तित्व में विभिन्नता, ये आप जरूर आ जाता है। एबिलिटी ये भी आ जाता है, उपलब्धि भी आ जाती है, लेकिन ऊंचाई में नहीं आती है। तो इसी आंसर आपका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। यहाँ पर निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व विभिन्नता का कारण है। तो वंशानुक्रम भी है, वातावरण भी है, लिंग भेद भी है, उपयुक्त सभी। तो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इंटेलिजेंस क्वेश्चन है, आपके टॉपिक में दिया भी है। इस बार का सिलेबस न्यू पैटर्न के आधार पर जो है बुद्धि लब्धि आईक्यू को जो है सर्वप्रथम किसने मापा। तो आईक्यू को मापा गया था आपके सबसे पहले टरमैन के द्वारा, ठीक है, 1916 को, ठीक है। अगर बुद्धि शब्द सबसे पहले किसने दिया अगर पूछा जाएगा तो फ्रांसिस गाल्टन ने दिया था 1885 को, ठीक है। शब्द दिया था आपका बुद्धि लब्धि का गाल्टन ने, लेकिन जो आपका यहाँ पर आईक्यू सर्वप्रथम मापन किया गया था वो आपका टरमैन के द्वारा किया गया था। तो ए ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि बुद्धि मापन का एकल कारक सिद्धांत है। तो यहाँ पर जो है वन फैक्टर बताना है। तो बिने है, टरमैन है, स्टर्न है, तो सभी आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर इनमें से ये दो ऑप्शन नहीं होते, बिने होता नहीं तो, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर जो है आपका यहाँ पर बिने का माना जाता है, लेकिन इसके सहयोगी थे आपके टरमैन थे और यहाँ पर स्टर्न थे, तो ये आपके ये भी थे। तो इसीलिए यहाँ पर कहा कि समर्थक हैं, तो समर्थक सभी थे। तो आपका डी ऑप्शन पे सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। और नहीं तो आपका जो है यहाँ पर एक तंत्र, द्वितंत्र, त्रिखंड वाले ऐसे आपका, जैसे त्रिखंड आपका आता है स्पेयरमैन का आता है, और द्वितत्व वाला भी स्पेयरमैन ने दिया था आपका, बहुकारक दिया था आपका थॉर्नडाइक ने दिया था, जिसे बालू का सिद्धांत भी कहते हैं। तो इंटेलिजेंस में पिछली बार भी ये क्वेश्चन पूछे गए थे इन टॉपिकों से, इस बार भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है क्योंकि ये सिलेबस में इस बार भी रखे गए हैं। अगला क्वेश्चन है 245 पे, मानसिक आयु प्रत्यय के प्रदाता। तो मानसिक आयु सबसे पहले यहाँ पर जो मानसिक अहमियत जो दिया था वो आपका जो है किसने दिया, बिने के द्वारा दिया गया था। तो 45 का जो है ए ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि किसने कहा बुद्धि जन्मजात होती है। तो जन्मजात होती है गाल्टन ने भी कहा था, बर्ट ने भी कहा था और कॉफमैन ने भी कहा था। तो उपयुक्त सभी आंसर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। बात करते हैं 47वां क्वेश्चन, 247, बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट। बहुत इंपॉर्टेंट, आईएमपी कर दो यहाँ पे क्योंकि अन्य पेपर में पूछा, डी प्लस में पूछा गया था क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए ये आपका है बुद्धि के कल्चर फेयर टेस्ट है, इसके प्रदाता मतलब कौन जिला किसके हैं बताए गए हैं। ये आपका है रेविन, ठीक है, रेविन आपका बुद्धि कल्चर फेयर के टेस्ट के जन्मदाता हैं। जब एक समय में एक से अधिक व्यक्तियों की परीक्षा ली जाए तो उसे कहते हैं। तो कौन सा कहते हैं, व्यक्तिगत तो आपका वही है जो पर्सनल लेते हैं, सामूहिक हो जाएगा, ठीक है। मैंने बता रखा है परसों वाले लेक्चर में, सामूहिक बुद्धि परीक्षण व्यक्तिगत है, शाब्दिक अशाब्दिक सब तरह का मैंने बता रखा है, अल्फाबेट विनय है परीक्षण है, ठीक है, आईबीटी, ठीक है, टीएटी बुद्धि परीक्षण सब कुछ मैंने आपको बता रखा है, आप उस लेक्चर में जाकर देख सकते हैं। तो आपका इसका सही आंसर होगा बी ऑप्शन इस वाले में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि क्रेस्मर जो कि विद्वान है, उन्होंने व्यक्तित्व के 4 प्रकार के आधार पर बताए। तो कहीं पर 4 है, कहीं पर 3 भी है, इनमें विवाद ये, कहीं बुकों में 4 है, कहीं बुकों में 3 है। अगर 4 ऑप्शन आता है तो आपको 4 पे टिक करना है, नहीं तो आपको 3 पे टिक करना है, ठीक है। तो इस बुक के अनुसार यहाँ पर 4 तरह के बताए गए हैं, जिसमें मैंने आपको परसों बताया था कि एक क्रेस्मर है जो शरीर संरचना के आधार पर जो है बुद्धि के बारे में बताया गया था, और क्रेस्मर के भी 3-4 प्रकार के बताए गए थे, 3 और 4 दोनों बता रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है। अब कौन कौन से हैं मैंने बताया, क्रेस्मर का था आपका, ठीक है, एथेनिक्स था, एथलेटिक्स था, और डिस्प्लास्टिक था, और पाइनिक था। पाइनिक को ही कहीं कहीं पे पिकनिक लिखा रहता है, ठीक है। ये 4 तरह के थे। कौन कैसे होते हैं मैंने पिछले बार बताया था,
अगर कोई लंबकाय होगा, ठीक है, या शक्तिहीन होगा, ठीक है, एथनिक्स में आ जाएगा। एथलेटिक्स में आ जाएगा, जो हष्ट पुष्ट मजबूत चौड़े कंधे वाले होंगे वो एथलेटिक्स में आ जाएगा। असाधारण लोग जिसमें डिस्प्लास्टिक में आ जाएगा, जिसमें छोटे करके मोटे चौड़े ऐसे वाले पाइनिक में आ जाएंगे। ये मैंने पहले डिस्कस भी किया है। आपको ध्यान रखना क्रैश मार्क के 4 तरह के हैं। एक्चुअल में 3 भी आता है तो 3 भी आपको टिक सही कर लेना है, ठीक है। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि अपनी बुक में कितने हैं, ठीक है। जिस बुक्स में बता रहा हूँ उसमें 4 हैं और कई अन्य बुकों में 3 भी लिखे गए हैं। अगला है कि यहाँ पर जो है मिनेसोटा बहुबुद्धि व्यक्तित्व सूची का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया? तो ये व्यक्तित्व सूची का निर्माण है जो कि यहाँ पर मिनेसोटा है और इसका किया गया था आपका हाथवे एवं मैकेनली, ठीक है। हाथवे और मैकेनली ने इसका जो है इसका सर्वप्रथम इसका निर्माण किया था। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर इसका हो जाता है आपका। चलिए बात कर लेते हैं, 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए और आगे करते 11 क्वेश्चन आज का। छात्रों के व्यक्तित्व को मापने और परामर्श देने के लिए जिस पद्धति का प्रयोग किया जाता है, तो छात्रों के अगर व्यक्तित्व मापना है या आपको परामर्श देना है तो कौन सा इसमें से ऐसी पद्धति है जो आपको चूज करना पड़ेगा, ठीक है। निरीक्षण में तो यार उसमें सिर्फ एक जांच ही हो सकती है आपकी, उसमें आपको जो परामर्श देने की जरूरत नहीं पड़ सकती है। और प्रयोगात्मक में ये खुद बच्चे परीक्षण करेंगे, इसके खुद ही ऑब्जर्वर बनेंगे उसमें, इसमें ज़्यादा वो नहीं हो सकता है। सैद्धांतिक हो नहीं सकता, साक्षात्कार होगा। साक्षात्कार में क्या होगा कि व्यक्तित्व का पर्सनैलिटी टेस्ट के इंटरव्यू क्यों होता है, पर्सनैलिटी टेस्ट तो होता है इंटरव्यू, ठीक है। तो इंटरव्यू के माध्यम से होता है, जिसमें माप सकते हैं कि भाई व्यक्तित्व के गुण किस तरह है, क्या है करके। अगर कुछ कमियाँ लगती भी हैं तो उसमें हम परामर्श भी दे सकते हैं, ठीक है, लास्ट में। और उसके बाद यहाँ पर देखते हैं कि आपका बी ऑप्शन सही होगा ऊपर वाला, ठीक है। बालक के व्यक्तित्व अध्ययन की मनोवैज्ञानिक विधि, देखिए मनोवैज्ञानिक विधि बताना है, इसमें व्यक्तित्व को माप सकते हैं। ये होगा आपका केस स्टडी, जो कि आपने बीएड के दौरान भी किया होगा। केस स्टडी आपके टॉपिक भी अलग से रखा गया इस सिलेबस में, अभी वाला नया सिलेबस में। केस स्टडी के बारे में बात करें तो ये एक संपूर्ण जानकारी होती है किसी भी एक व्यक्ति विशेष के बारे में, जिसमें बालकों को हम बीएड में करते हैं। तो उसकी हिस्ट्री मतलब पूरी इतिहास गाथा होती है, बच्चे में क्या क्या खूबियाँ हैं, क्या क्या अच्छाई हैं, किस तरह का है व्यवहार, कैसा है, उनके माता पिता कैसे हैं, वहाँ उनका बैकग्राउंड कैसा है, पूरा इतिहास देखा जाता है अब तक का, जब तक बच्चा स्टडी कर रहा है या कुछ कर रहा है, जो भी कर रहा है। तो ये एक केस स्टडी होता है, उसका पूरी व्यक्ति इतिहास के बारे में बताता है। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला है कि बुद्धि लब्धि के लिए विशिष्ट श्रेय किस मनोवैज्ञानिक को जाता है? तो बुद्धि लब्धि के लिए सबसे ज़्यादा जो यहाँ पर विशिष्ट श्रेय बचा गया है, ठीक है, तो ये आपका स्टर्न के द्वारा दिया गया है, ठीक है। स्टर्न का सही आंसर आपका हो जाएगा, ठीक है। स्टर्न और कुलहमान, ये इन्होंने जो है बुद्धि सूत्र के संपादक थे, जिनमें यहाँ पर मानसिक आयु और वास्तविक आयु दिया था। बाद में इंटू 100 क्या था आपका, वो ट्रेमैन के द्वारा किए गए थे, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर बुद्धि लब्धि में जो है सबसे ज़्यादा जो श्रेय स्टार्ट में ट्रेमैन के द्वारा ही दिया गया था। अगला है कि विद्यालय में शारीरिक शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। तो शारीरिक शिक्षा यानी फिजिकल एजुकेशन का क्या यहाँ पर जो है बेनिफिट होंगे, क्या उसके मोटिव हैं? बालकों को विश्वविद्यालय में प्रवेश करने से पूर्व उत्तम खिलाड़ी का निर्माण करना। ये जरूरी नहीं कि खिलाड़ी का निर्माण ही हम करें बच्चों को, तभी हमें फिजिकल फिटनेस चाहिए। बालकों को शारीरिक तंदुरुस्ती का उन्नयन करना, ये हो सकता है। छात्रों को जो है शैक्षिक दुरूहता से मुक्त करना, ये तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। छात्रों की शारीरिक क्रियाशीलता में वृद्धि करना, ये भी हो सकता है, लेकिन सबसे बेस्ट ढूंढना होता है ऐसे आंसरों में। तो इसमें क्या होगा कि शारीरिक तंदुरुस्ती मतलब शरीर पूरी रूप से तंदुरुस्त बने और उनका विकास हो सके, मतलब डेवलपमेंट भी हो सके। तो ये आपका बिल्कुल सही आंसर है। अगला है कि विद्यालय में छात्रों का स्वास्थ्य परीक्षण क्यों जरूरी है, कि भाई क्यों एक स्वास्थ्य ठीक है मेडिकल चेकअप रहता है विद्यालय में, इसके लिए बताना है। घर पर जो है स्वास्थ्य परीक्षण में अधिक समय लगता है, जरूरी तो नहीं है घर पर ज़्यादा समय लगता है, इससे कोई मतलब नहीं है। विद्यालय में डॉक्टर आकर एक ही समय पर जो है कार्य कर सकते हैं, ये भी कंपलसरी नहीं है। हालांकि डॉक्टर आते हैं एक ही समय में, लेकिन ज़रूरी नहीं है। माँ बाप के पास जो इतना धन उपलब्ध नहीं कि कहाँ नहीं जा सकता, ये भी ज़रूरी नहीं है। भाई बचा है आपका लास्ट ऑप्शन, यह विद्यालय का भी दायित्व है, क्योंकि विद्यालय की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि भाई टाइम टू टाइम जो है बच्चों का चेकअप करवाया जाए कि बच्चों में कुछ कमी है तो नहीं, क्योंकि फिजिकली के साथ साथ मेंटली, ठीक है, शारीरिक रूप से सब कुछ जो है स्वस्थ होना चाहिए पढ़ाई में। विद्यालय में जो है छात्रों की बुद्धि ज्ञात करने का प्रमुख उद्देश्य होता है। तो मुख्य जो उद्देश्य है बुद्धि ज्ञात करने के लिए छात्रों में,
वो बताना है। माता पिता को उनके बालकों की सीमाओं का ज्ञान प्रदान करना, ये उतना ज़रूरी भी नहीं है। बालकों के छात्रों के अनुकूल प्रत्याशाएँ करना, मतलब उन पे आशाएँ आश्रित रहना, ये हो भी सकते हैं प्रत्याशाएँ, ठीक है। और छात्रों को जो है निदानात्मक परामर्श प्रदान करना, ये भी लग रहा है थोड़ा सा। छात्रों के महत्वाकांक्षाओं स्तर को बढ़ाना, महत्वाकांक्षा को बढ़ाना ये जरूरी नहीं होता है। तो ये डी ऑप्शन तो ऑटोमेटिकली रिजेक्ट हो चुका है। बच्चे हैं 2, ठीक है। अनुकूल प्रत्याशा करना, मतलब कि उनके अनुकूल, मतलब उनके प्रतिकूल ना हो गए, ठीक है। अनुकूल करना उनके ताकि अनुकूल जो प्रत्याशाएं हैं वो करना, मतलब कि बुद्धि ज्ञान करने के लिए हम उनकी क्या करते हैं, उनकी जिस तरह की चाहते हैं बच्चे उस तरह का, क्योंकि बच्चे जो है अपना, ठीक है, तत्पर जब तक नहीं होंगे तब तक के लिए वो कुछ नहीं सीख सकते हैं। तो जिस तरह की उनकी तत्परता है, चाहे खेल हो पढ़ने हो, उस तरह की जो है उनके लिए प्रत्याशाएं होनी चाहिए, अनुकूल उनकी परिस्थितियाँ होनी चाहिए, तब हम कर सकते हैं। तो बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो रहा है इसका। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मनोविश्लेषणात्मक प्रणाली के जन्मदाता। तो ये आपको मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है कि मनोविश्लेषण बताया गया है, विश्लेषणात्मक में सिगमंड फ्राइड ही आएगा, ठीक है। और नहीं तो वैसे कैसे आता है कि मनोवैज्ञानिक में आता है जिसमें हिप्पोक्रेटस रहता है, ठीक है। और नहीं तो आपका मनोविश्लेषणात्मक जो है सिगमंड फ्राइड आपका सही हो जाएगा। और जुंग या युंग कह सकते हैं। और ये इसने कौन सा दिया था व्यक्तित्व का गुण, ये आप इन्होंने दिया था सामाजिक दृष्टि, ठीक है। और मूल्य दृष्टि किसने दिया था, स्प्रेंगर ने। 6 तरह के दिए थे, पिछले वाले में भी करवा चुका हूँ इसको। अगला है कि बालक की मूल शक्तियों का जो प्रधान कारक है, मूल शक्तियों का प्रधान कारक बताना है इसमें। वातावरण हो सकता है, वंशाक्रम हो सकता है, आर्थिक स्थिति जरूरी नहीं है, सामाजिक ये भी जरूरी नहीं, क्योंकि कह रहा है कि मूल शक्तियाँ कह रहा है, वातावरण तो बाद में आएगा ना, मूल क्या होगा स्टार्टिंग में, वंशाक्रम होगा। जिस तरह के पेरेंट्स के जीन्स होंगे उसी आधार पर जो है उनका स्ट्रक्चर बनता है, और वंशानुक्रम जो है इनका शक्तियों का पता चलता है, मूल शक्तियाँ, ठीक है। इसीलिए जो है कहते हैं कि बुद्धि जो है जन्मजात होती है, ठीक, जिसमें स्टर्न है और विनय है, सभी लोग जो इसका समर्थन भी करते हैं। तो इसलिए जैसे मूल शक्ति है वो वंशानुक्रम ही होता है। बी ऑप्शन बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा इसका, बी वाला। अगला है कि थॉर्नडाइक का बुद्धि सिद्धांत है, निम्नलिखित में से कौन सा है। तो मैंने थॉर्नडाइक का आपको बता दिया कि बहुकारक वाला होगा, ठीक है। डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, जिसको बालू का सिद्धांत कहते हैं, परमाणुवाद सिद्धांत कहते हैं इसमें, ठीक है। बहु कारक वाला असंख्य वाला हो जाता है, असंख्य कारक सिद्धांत कहते हैं इसको, ठीक है। और असत्तात्मक सिद्धांत कहते हैं इसमें, थॉर्नडाइक ने दिया था, ठीक है। तो ये एक अच्छा है इसमें थॉर्नडाइक वाला। इस तरह के क्वेश्चन पिछले बार भी पूछे गए थे, आपको ध्यान में रखना है ये वाला क्वेश्चन कि थॉर्नडाइक का बहुबुद्धि सिद्धांत क्या, बहुकारक सिद्धांत पर आधारित है। बाकी इसको बालू का सिद्धांत, परमाणुवादी सिद्धांत या असंख्य कारक सिद्धांत ये भी कहा जाता है। अगला है लास्ट क्वेश्चन है कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण, पहला तो आपको यहाँ पर रखना कि निष्पादन बुद्धि परीक्षण किसका है, ये है आपका अलेक्जेंडर का, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। ये पिछली बार कहीं अन्य एग्जाम में आया हुआ था। निष्पादन बुद्धि परीक्षण ये किसका है, अलेक्जेंडर का है। तो किस नाम से जाना जाता है, तो इनको एक और नाम दिया जाता है, उसका बताना है नाम। तो इसका सीधे सीधे मैं आपको नाम बता देता हूँ यहाँ पे, ये आपका है पास एलॉग परीक्षण, ठीक है, पास एलॉग टेस्ट है, इस नाम से जाना जाता है, पास एलॉग टेस्ट के नाम से, जो कि अलेक्जेंडर का निष्पादन बुद्धि परीक्षण है, ठीक है। निष्पादन बुद्धि परीक्षण मतलब पास एलॉग टेस्ट, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जरूरी याद करना इसको। ये 20 क्वेश्चन हो गए हैं। कमेंट करके बताइए आप 20 में से कितने आए हैं। अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी अगर आप लोगों ने पुराने पार्ट्स नहीं देखे हैं जो हमारे चैनल पर जो है प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे, प्लेलिस्ट में आप जाकर चेकआउट कर सकते हैं। इससे पहले 11 पार्ट आपको वहाँ पर मिलेंगे, और बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। आपको जो है ये प्रश्न 100% जो है कहीं ना कहीं क्वेश्चन इनमें से आने ही आने हैं, और इसी बेस पर आने हैं। ऐसी प्रैक्टिस से जो है आपको कहीं पर देखने को नहीं मिलेगा, जो बेस पे आपका जो है टॉपिक वाइज बेस पे लेके आ रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन मेरे हैं टॉपिक वाइज और सिलेबस बेस पे क्वेश्चन, ऐसे नहीं बेफालतू वाले क्वेश्चन आपके रहने हैं, वो भी एमसीक्यू टाइप के क्वेश्चन, क्योंकि मुझे पता है कि आप थ्योरिकल कई लोग पढ़ लेंगे, बहुत सारी किताबों में थ्योरिकल पूरा पढ़ा है, लेकिन टेस्ट का मतलब प्रैक्टिस करना। सबसे बेस्ट है कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा करें इन क्वेश्चनों को। प्रैक्टिस का लिए अगर प्रैक्टिस सेट है, ये सबसे बेस्ट प्रैक्टिस है जो मैं आपको करवा रहा हूँ।